सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज होगी। अदालत ने फरीकों से बिल के हवाले से तहरीरी राय, पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब किया था। वफाकी हुकूमत ने मामले की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की थी। वफाकी हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए कमी। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रहेगी। इक्तसादी चैलेंजेस के बावजूद अवाम को रिलीफ की फराहमी तरजीह है। वजीर खजाना इसहाक डार। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी मौजूदा हुकूमत का ऐसा इकदाम है। मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का दिल दी तां गहराइयां नाल शुक्रिया अदा करना जिन्ना 8 रुपए दे विच पेट्रोल दे विच कमी कीती ते 5 रुपए डीजल विच कमी कीती। मियां शहबाज शरीफ का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सानू गरीबां नू बहुत फायदा होया है। मैं शुक्रगुजार हूँ मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब का जिन्होंने पेट्रोल की कीमत कमी की है। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, एक माह में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, अवाम का खुशी का इजहार। काश्तकारों, ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी अफराद ने हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इक़दाम को सराहा। डॉलर की कदर में जबरदस्त कमी, डॉलर 11 रुपए और 50 पैसे कम हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 308 रुपए से कम होकर 296 रुपए और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाक आर्मी के रिटायर्ड फौजी अफसरान का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। वेटरन्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के वफ्द के जिन्ना हाउस लाहौर में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पेशावर की क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। स्कूल के बच्चों को 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में रेडियो पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में बताया गया। जली हुई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया गया। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी। आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। रेस्क्यू 1112 की जानिब से तेज बारिशों के बाद शहरी और मकामी आबादी के लिए अलर्ट जारी। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा मौजूद है। पानी की निकासी के लिए मुनासिब इंतजाम रखें। दौरान सफर शहरी बचने के लिए ड्राइविंग एहतियात से करें। पुराने और बसीदा मकानों में रिहाइश मत इख्तियार करें। बिजली के खंभों और पाइपों से दूर रहें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। फलाह आमा के मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए टाइमलाइन मुकर्रर। माल रोड की ग्रीन बेल्ट की हालत बेहतर बनाने की हिदायत। अवामी फलाह बहबूद के तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मोहसिन नकवी। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वकला और स्टाफ की शिरकत। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला के सबसे बड़े बेटे और वली अहद शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला अल सानी सऊदी खातून आर्किटेक्ट रजवा अल सैफ से आज रिश्ते इज़्दिवाज में बंध रहे हैं। मेहमानों में इलाकाई शाही हुक्मरान, अमरीकी खातून अव्वल जो बाइडन और नीदरलैंड्स के बादशाह शामिल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शाही खानदान की दावत पर तक़रीब में शिरकत कर रहे हैं। पाक बहरिया की खुले समंदर में बरवक्त इमदादी कार्रवाई। 6 माहीगीरों को बचा लिया। समंदर में फंसी अल जुबैर नामी कश्ती की तरफ से हंगामी कॉल पर बरवक्त इमदादी कार्रवाई की गई। पाक बहरिया की मेडिकल टीम ने कश्ती में फंसे 6 माहीगीरों को तिब्बी इमदाद भी फराहम की। पाक बहरिया का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का मज़हर है। तर्जुमान पाक बहरिया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिब्बुल्लाह खुनज़ादा के साथ मुज़ाकरात। 12 मई को कंधार में होने वाली खुफिया मुलाकात में अफ़गान हुकूमत और आलमी बरादरी के दरमियान तनाव कम करने से मुतालिक बातचीत।
قطری وزیر اعظم کا لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت سے پابندی ہٹانے پر زور۔ امریکی ایوان نمائندگان میں قرض کی حد میں اضافے کا بل منظور۔ 314 کھرب ڈالر کے امریکی قرض کی حد میں اضافے کے دو طرفہ معاہدے کے حق میں 314 ووٹ دیے گئے، جبکہ مخالفت میں 117 ووٹ آئے۔ اب یہ بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ کوٹ ادو کے نواحی علاقے دار دین پناہ میں گھر میں سلنڈر دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 3 زخمی افراد ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ ادو منتقل۔ دھماکہ گھر میں بنائی ہوئی کباڑی کی دکان میں موجود سلنڈر میں ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دھماکے کے نتیجے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، سوگواران خاندان سے ہمدردی کا اظہار۔ عمان میں جونیئر ہاکی ایشیا کپ فائنل میں پاکستان اور بھارت آج مد مقابل۔ سیمی فائنل میں ملائیشیا کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی۔ عبد الرحمان نے 3 گولز کیے۔ بھارت نے جنوبی کوریا کو ہرایا۔ ارجنٹینا میں فیفا انڈر 20 ورلڈ کپ پری کوارٹر فائنلز، نائجیریا کے ارجنٹینا کو 2 گول سے اپسیٹ شکست۔ میزبان ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ اٹلی نے انگلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ اور پیرس میں ٹینس گرینڈ سلیم فرینچ اوپن، عالمی نمبر 3 سربیا کے نوواک جوکووچ اور اسپین کے کارلوس الکراز تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے۔ روس کے آندرے روبولوف، اٹلی کے لورینزو میسٹری، برطانیہ کے کیمرون نوری، اسپین کے الجیندرو ڈیویڈو فچکونیا اور پیرو کے یا پاہلو ورلاس فاتح رہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ آج معاملے کی سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیم اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں۔ عدالت نے ایکٹ پر عمل درآمد کے خلاف حکم امتناع جاری کرتے ہوئے تمام فریقین سے بل کے حوالے سے تحریری رائے، بل پر پارلیمانی کارروائی اور قائمہ کمیٹی میں اس پر ہونے والی بحث کا ریکارڈ طلب کیا تھا۔ وفاقی حکومت نے معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کرتے ہوئے اپنے جواب میں موقف اختیار کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ متعلقہ قانون سے عدلیہ کے اختیار میں تخفیف نہیں ہوئی۔ صاف اور شفاف ٹرائل کے لیے اپیل کا حق ضروری ہے۔ درخواست گزار نے ایکٹ کی شقوں 7, 5, 4, 3, 2 اور 8 کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قیمتوں میں کمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عالمی منڈی میں نمایاں تبدیلی نہ ہونے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے پر دباؤ کے باوجود عوام کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ ڈیزل میں جو دوبارہ یا مزید جو کمی کی جا رہی ہے وہ 5 روپے ہے، جو پیٹرول میں جو مزید کمی کی جا رہی ہے وہ 8 روپے ہے، جو لائٹ ڈیزل آئل میں کی جا رہی ہے وہ 5 روپے فی لیٹر ہے، اور جو کیروسین آئل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ اور جو مجموعی کمی ہے پچھلے 16 مئی سے اور پھر آج جو اناؤنس ہو رہی ہے 1 جون سے، تو 30 روپے ڈیزل میں تھی اور 5 ملا کے 35 روپے، پیٹرول میں 12 روپے اور آج 8 روپے 20 روپے، اور لائٹ ڈیزل آئل میں 12 روپے اور آج 5 روپے 17 روپے کی کمی، اور مٹی کے تیل میں 12 روپے کی کمی برقرار ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی عوام کے لیے سب سے بڑا ریلیف ہے۔ شہری حکومت کے اس اقدام کو تحسین کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے لاہور میں ہمارے نمائندہ رانا افتخار سے۔ جی رانا افتخار۔ جی، مشکل معاشی حالات کے باوجود حکومت نے عوام کو ریلیف دیا ہے اور 1 ماہ کے دوران دوسری دفعہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ گزشتہ رات پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اس طرح 1 ماہ کے دوران یعنی کہ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ یہ ایک عوام کو واضح ریلیف دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی وزیر خزانہ کو گزشتہ روز یہ ہدایت کی
थी कि बजट से पहले आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जो पेट्रोल और दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनकी कीमतों में कमी की है। आइए हम इस हवाले से आवाम से जानते हैं कि वो इस कमी को किस तरह देख रहे हैं। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है। हुकूमत को चाहिए कि खाली सिर्फ पेट्रोल और डीजल में नहीं, घी, आटा, इन चीज़ों में भी आवाम को रिलीफ दे ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसी तरह चीनी सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए और घर के घी सस्ता होना चाहिए। घी भी इन्होंने 80 रुपये सस्ता किया, बहुत मेहरबानी, इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा है, रोल तो बहुत गवर्नमेंट ने अच्छा इक़दाम किया, लेकिन कुछ किराया भी कमी करें। कम से कम पेट्रोल को 230-240 तक तो आना ही चाहिए। और पेट्रोल कम करें, ज़्यादा और कम करें, और महंगाई भी नीचे आ जाएगी इंशाल्लाह। को ये पैगाम दे रहे हैं, ये सस्ता तो हो गया, अच्छा हुआ है। नाज़रीन, अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मई के महीने में दूसरी मरतबा कमी पर खुशी का इजहार। काश्तकारों, ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी अफराद ने हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि ये एक बड़ा रिलीफ है। माशाल्लाह अभी ये लोग दोबारा भी इनकी यही कोशिश है कि हमारे लिए इनकी और सहूलियत जो करते रहे, और हम इनसे उम्मीद भी यही रखेंगे कि इंशाल्लाह दोबारा फिर पेट्रोल में इनकी कमी आएगी। बस जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, मेहरबानी है, सस्ता हो गया पेट्रोल। ये अच्छी बात है यार, पेट्रोल पर 8 रुपये गिरा दिए। हमारे मुल्क में पेट्रोल के रेट एक बार फिर कम हो गया है, ये हमारी खुशनसीबी है पाकिस्तान की आवाम के लिए। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ऐसा ही होता रहे और पेट्रोल के रेट कम होते रहे। बहुत अच्छा इक़दाम है ये जो कम किया है, पेट्रोल को थोड़ी कीमतें कम करी हैं। ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि कुछ थोड़ा बढ़ाए, पहले काफ़ी बढ़ी हुई थी कीमत, अब 8 रुपये कम की है। पेट्रोल के मकदार में जो है कमी हुई है और आने वाले वक्तों में भी इससे भी ज़्यादा कमी होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत खुश हुआ कि कुछ तो हमें जो है तो रिलीफ मिला, और 2 मरतबा सस्ता होने पे मैं बहुत दिली शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, जिन्होंने हम गरीबों का थोड़ा ख्याल किया है। ये गवर्नमेंट का बहुत एहसन इक़दाम है, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान थे फ्यूल प्राइसेस से, और पिछले 15 दिन पहले भी 12 रुपये कम हुआ है और मज़ीद कम हो रहा है, तो इससे आवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने गरीब आदमी के लिए सोचा। ये तो आवाम को बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है पीडीएम की तरफ से, तो हम मज़ीद तवक्को करते हैं किसी तरह अगर रिलीफ मिलती रही तो हम पाकिस्तानी आवाम और उसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है, क्योंकि आवाम को बहुत मुश्किलात थी हाई प्राइसेस पेट्रोल की वजह से, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। नाज़रीन, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ज़बरदस्त कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये और 50 पैसे कम हो गया। डॉलर 308 रुपये से कम होकर 296 रुपये और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी खबर, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ज़बरदस्त कमी देखने में आई है। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये और 50 पैसे कम हो गया है। डॉलर 308 रुपये से कम होकर 296 रुपये और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। एक के बाद एक अच्छी खबर, पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और उसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में जबरदस्त कमी। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हुआ तो डॉलर 11 रुपए 50 पैसे कम हो गया। डॉलर 308 रुपए से कम होकर 296 रुपए और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में जबरदस्त कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए और 50 पैसे कम हो गया। डॉलर 308 रुपए से कम होकर 296 रुपए और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में भी 8 रुपए कमी का ऐलान किया गया है और उसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ज़बरदस्त कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए और 50 पैसे कम हो गया है। और काशिफ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमें अच्छी से अच्छी खबर मिल रही है और बेहतरी आ रही है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है तो दूसरी तरफ डॉलर की कदर में जिस तरह से कमी आई है, डॉलर की कीमत में कमी आई, इंतहाई खुशाइंद है, खासतौर पर कारोबारी अफराद के लिए भी। हमारे नुमाइंदा ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। ज़मीर, एक के बाद एक अच्छी खबर, डॉलर भी सस्ता हो गया है, 296 रुपए और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में आज हमने देखा कि डॉलर ने एक बड़ी डिप मारी है और तकरीबन 11.5 रुपए उसमें कमी देखी गई है।
کل تک ڈالر 308 روپے کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں سیل آؤٹ ہو رہا تھا اور آج وہ 11.5 روپے کم ہو کر 296 روپے اور 50 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کراس بارڈر جو پیمنٹس ہوں گی وہ اب اوپن مارکیٹ ریٹس کے بجائے انٹر بینک جو ریٹس ہیں اس پہ ہوں گی. یعنی میں آپ کو مثال اس طریقے سے سمجھا سکتا ہوں کہ اگر کوئی چیز میں نے ابھی خریدنی ہے باہر سے تو اس جو کل تک اگر میں خریدتا تو وہ تقریباً 308 روپے پر ڈالر کے حساب سے مجھے خریدنی تھی, لیکن نوٹیفیکیشن کے بعد اب میں 296 روپے 285 روپے اور 45 پیسے کے حساب سے خریدوں گا. تو جو ڈیلرز تھے انہوں نے کافی ہولڈنگ کی ہوئی تھی اور اس کو کافی بینیفٹ تھا کیونکہ جب پہلے پیمنٹس ہوتی تھی تو اوپن مارکیٹ کے حساب سے تھی اور جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا جو گیپ تھا وہ کافی وائڈ ہو گیا تھا, کافی بڑھ گیا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ 285 روپے 45 پیسے کا انٹر بینک میں ریٹ ہے اور 308 روپے کے حساب سے اوپن مارکیٹ کا تھا, تو کافی تقریباً 20-22 روپے کا یہ ڈفرنس ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا. لیکن کل کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہم نے تقریباً 11.5 روپے کمی دیکھی اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مزید کم ہوگی کیونکہ حکومت کی بھی جو مانیٹرنگ ہے وہ اس کے اوپر سخت ہے کہ اتنا زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 290 کے آس پاس ہونا چاہیے جو کہ فیزیبل ہے. اب یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے بعد جو پیمنٹس ہیں اس موڈ کی جو پیمنٹس کا جو طریقہ کار ہے اب وہ اوپن مارکیٹ سے ہٹ کے جو انٹر بینک ریٹس پہ آیا ہے, اس سے نہ صرف عام انسان کو بلکہ کاروباری شخصیات کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. جی صحیح, ڈالر 308 روپے سے کم ہو کر 296 روپے پر اور 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. ضمیر عباس آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی نے شنٹر ہائی پاور پروجیکٹ سمیت متعدد ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے. ایکنک کا اجلاس وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں وادی نیلم میں 48 میگا واٹ شانٹر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, گلگت بلتستان میں علاقائی گرڈز کی تعمیر اور اسکردو میں 26 میگا واٹ شگرتھنگ ہائیڈرو پاور منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے. ناظرین, پاک آرمی کے ویٹرنز کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. ویٹرنز آف آرمڈ فورسز کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور میں پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے اور یہ بابا قوم سے زیادہ اہم شخصیت تو ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی کہ اس طرح کی کارروائی یکدم نہیں ہو سکتی, اچانک نہیں ہو سکتی. یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ کیا گیا ہے. اتنے بڑے گھر کو, بلڈنگ کو اس طریقے سے جلانا کہ کوئی چیز یہاں پر بچے ہی مت. مسجد تک کو نہیں چھوڑا گیا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے صرف وہ لوگ نہیں جو کہ یہاں پر آ کے اعلی کار بنے, تمام وہ لوگ جنہوں نے منصوبہ بنایا, جنہوں نے سہولت کاری کی, جنہوں نے راستہ دکھایا, ان تمام لوگوں کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. یہ خالی ایک گھر پر حملہ نہیں تھا, یہ پاکستان کی اساس پر حملہ تھا. اس کے جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں, سہولت کار ہیں اور جو ان کے ساتھ مدد جن کی شامل تھی, ہماری سب سے درخواست ہے, اپیل ہے کہ ان کو دردناک سزا دی جائے جو قانون کے اندر موجود ہے. بانی قائد اعظم کے گھر کو جس طرح سے سبوتاژ کیا گیا یہ ہمارے لیے ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس میں جو بھی سازش میں جو بھی اس کا شکار ہوئے وہ سب لوگ, اور اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے ان کو معاف کرنا کسی طور بھی جو ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. یہ واقعہ نہایت ہی دلخراش واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعہ کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور تمام اداروں سے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو یہ فسادی ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. یہ اتنا بڑا ثانیہ ہے اور اس قدر خوفناک حادثہ ہے کہ اگر اس کے ذمہ داروں کو معاف کر دیا گیا یا ان کے سہولت کاروں کو معاف کیا گیا تو اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہے. ناظرین, پشاور میں 9 اور 10 مئی کو ہونے والے واقعے کے موقع پر محمد اعجاز خان, اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان, جو اس وقت ریڈیو پاکستان میں موجود ہونے والے واقعے کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں. آئیے سنتے ہیں. مئی کو شام 5:30 بجے یہ 7 والا دیوار پر جو جنگلے تھے اس کو توڑ ڈالے اور اندر آ گئے. ان انتشار پسندوں نے اس کو بھی نہیں بخشا اور اس کو آگ لگا دیا. 10 مئی کو یہ لوگ زیادہ تعداد کے ساتھ آ گئے تو ان لوگوں نے اس مین گیٹ کو یہ ابھی دوبارہ ہم نے لگا دیا ہے. یہ سارا کا سارا اس نے گرایا تھا پاک آرمی کے تعاون سے
हमने उसको दोबारा जो है ना वो जोड़ दिया है। ये वो निजी गाड़ी है जो हमारे एक साथी का है जो इधर कंपेयरिंग के लिए आता है, तो इसको भी जो है ना उसने आग लगा दिया। इसके ओनर ने उसको कुरान पाक भी उठा लिया कि जनाब ये इसका खातिर करके ये मत जलाओ, ये मेरा खून पसीने की कमाई है। ये तकरीबन 350 सीटर्स जो है ना एक जदीद तर्ज का एक ऑडिटोरियम है एसी निज़ाम का, तो ये जो निकाल सकते थे वो निकाल दिए और बाकियों को जो है ना वो या तो जला दिए और या बस वो छोड़ के चले गए हैं। कंसोल है, बड़ा ज़बरदस्त कंसोल था, लेकिन इसने उसको तोड़ दिया है। सारे बिजली के निज़ाम जो जो चीज़ इसके हाथ, तो इसी लाइब्रेरी में भी ये लोग घुस गए और इसमें जो हमने 100 साल से ज़्यादा जो हमारा आर्काइव्स था जिसमें हमने अच्छा खासा डिजिटाइज भी किया था, उस कंप्यूटर को तोड़ डाला और साथ ले भी गए। और इसमें हमारा शिफ्ट का जो अमला राउंड द क्लॉक जो जाता है, तो इसमें इसको हम फिश एंड ड्रॉप करते हैं, तो उसको भी पहले जो है ना तोड़ डाला। इस मस्जिद से हमारे लोगों ने उनके सामने कुरान पाक उठा के रख दिए कि खुदा के लिए हमें भी मत मारो और इस इदारे को भी ख़राब मत करो। ये हमारा इदारा है, ये आपका इदारा है, ये आप ही के लिए है, आप इसको क्यों तोड़ रहे हैं। मेन बिल्डिंग है जिसमें एडमिन के, अकाउंट्स के, न्यूज़ के और प्रोग्राम और इंजीनियरिंग के स्टाफ इसमें इसके दफातर भी थे और इसमें से मशीनें भी थी जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग के काम आते थे। ऑफिसर्स, प्रोड्यूसर हजरात और प्रोग्राम मैनेजर्स वगैरह बैठते थे। हर कमरा एक ही मंजर पेश करता है, तबाही तबाही और तबाही। राख का ढेर बन गया है और साथ साथ इधर इसकी वजह से क्योंकि कागज़ ज़्यादा थे, रिकॉर्ड ज़्यादा था, तो बिल्डिंग को भी इधर से सख्त नुकसान पहुंचा है। ये जितने भी नेटवर्किंग के केबल्स हैं इसको नाकारा बना दिया है। पेशावर की क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक स्कूलों के तलबा और असातिज़ा का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। स्कूल के बच्चों को 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में रेडियो पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में बताया गया। जली हुई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया गया। आज हम अपने स्कूल के बच्चों के साथ रेडियो पाकिस्तान के विज़िट के लिए आए और जब हमने यहाँ की इमारत को देखा, ख़बरों में तो हम देखते थे कि ये जली हुई है, लेकिन इतना एहसास हमें उस वक्त नहीं हुआ जो आज के विज़िट के दौरान हमने जितनी डिस्ट्रक्शन देखी है और जितना बुरा हाल देखा है, उससे हमारी जो आंखें हैं शर्म से झुक गई हैं, क्योंकि ये हमारे असासे हैं और इन असासों को नुकसान पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। टीचर्स के साथ आए यहाँ पर विज़िट करने रेडियो पाकिस्तान, लेकिन हमने यहाँ पर आकर देखा तो ये इस इमारत को बहुत तशद्दुद से जलाया गया है और बीच में जो सा सामान वगैरह था वो भी ले गए हैं। जब हम यहाँ पे आए तो सब कुछ जला हुआ था। हम मज़म्मत करते हैं, पूरी क्रिश्चियन कम्यूनिटी जो सी है, हम मज़म्मत इस चीज़ की करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा इंसान है जिन्होंने ये सब एहतजाज के नाम पर खेल खेला। एहतजाज करना हर इंसान का हक है, लेकिन ये एहतजाज नहीं है, ये तखरीबकारी है। मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाना ये इंसानों का काम नहीं है। शहदाए पाक फौज के लवाहिकीन ने शहदाए अर्ज़ पाक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार और अवाम को पैगाम देते हुए क्या कहा है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। शहदाए वतन की इज़्ज़त व तकरीम कल भी हमारे दिलों में थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। जो कौमें अपने शहदाए वतन की कुर्बानियों को फरामोश करती हैं, वो तारीख के औराक में गुम हो जाती हैं। हमें बहुत अफसोस होता है कि इसके लिए हमने अपने घर की गुलशन और चमन उजड़े हैं। क्या इसके लिए मेरे अवकाश ने और दीगर शुदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें फलाह आमद के प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील के लिए टाइम लाइन मुकर्रर की गई। इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को आमदरफ्त में परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के जरिए मुतबादिल रूट्स तजवीज़ किए जाएं। उन्होंने PHA को हिदायत जारी करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि तमाम चौराहों और सड़कों पर शजरकारी की जाए और माल रोड की ग्रीन बेल्ट की हालत को मजीद बेहतर बनाया जाए। और नाज़रीन, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने उनसे हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वकला और स्टाफ ने शिरकत की। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में स्पीकर कानून साज असम्बली के मुस्ताफी होने के बाद तहरीक इंसाफ ने नज़ीर अहमद एडवोकेट को नया स्पीकर नामजद किया है। गुज़श्ता रोज गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर सैयद अमजद अली जैदी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में स्पीकरशिप के अढ़ाई साला मुद्दत के हवाले से तय करदा पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए सैयद अमजद जैदी ने इस्तीफा दिया है। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम की बदलती रुतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से मज़ीद बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर और शिमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे दादू की, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बनज़ीराबाद में 41, दालबंदीन और नकुंडी में 40, जबकि जैकबाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आज़ीन, जून में जनवरी जैसा मौसम, इस्लामाबाद में सर्दी लौट आई। दूसरे रोज़ भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। भीगे भीगे मौसम में मारगला की पहाड़ियों का मंजर दिलकश हो गया। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम मलिक से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा, मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आसमान पर बादलों के डेरे हैं, बरसती बूंदें और ठंडी हवाएं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम गर्मा की बारिशों ने एंट्री दे दी है, जिसके बाद जो है दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई है। शहर इक़्तिदार की बात की जाए तो कल से ही बारिश का ना थमने वाला सिलसिला अब भी वक्फे से जारी है, जिसके बायस जो है गर्मी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों जो है गर्मी ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था, ताहम बारिश के बाद मौसम काफ़ी हद तक खूबसूरत हो चुका है। शहर इक़्तिदार में भी जो बारिश है इस वक्त जारी है और मागला की पहाड़ियाँ खूबसूरत और दिलफरेब मंजर पेश कर रही है। शहरी भी इस मौसम से काफ़ी हद तक लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आज 1 जून है, मगर जो समा है वो दिसंबर जैसा, और ऐसा मालूम होता है कि जैसे सर्दी वापस लौट आई है। शहरी भी इस मौसम से काफ़ी हद तक लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है इस हफ्ते तक वक्फे से जारी रहेगा और मुल्क के बेशतर हिस्सों में जो है मौसम के दर्जा हरारत है उसमें कमी नजर आएगी। जी, मलका कौसारबरी में मूसलाधार बारिश और धुंध से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। शहरियों ने सर्दी से बचाव के लिए हीटर्स और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मरी और गिरदनवाह के इलाकों में शदीद बारिश से रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और बरसाती नाले पानी से बिफर गए, जबकि पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है। मूसलाधार बारिश और धुंध का ये सिलसिला मरी के दूर दराज के मज़ाफ़ाती इलाकों तक फैला हुआ है। शदीद बारिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सयाहों को गाड़ियां एहतियात से चलाने की हिदायत की है। और आज़ीन, मानसेरा शहर और गिरदनवाह में आज दूसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। सयाहती मकामात शोग्रां, नारान में बारिश से इलाके भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है।
मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वादी कागान में आने वाले सयाहों और मकामी अफराद की सहूलत और रहनुमाई के लिए कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं। सड़कों पर बारिश की वजह से आने वाले मट्टी के तौदों को साफ करके ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए भारी मशीनरी के साथ मौजूद हैं। और आज़ीन, ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि भारत मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक समेत मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों को फौरी रिहा करे। भारत मुसलसल अपने ज़ेर तसल्लुत गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ा रहा है। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गुज़िश्ता साल यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई, अब भारत उनको सजाए मौत दिलवाने की कोशिशें कर रहा है। यासीन मलिक को खराब सेहत के बावजूद बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में रखा गया है, जहां उनको तिबी खदमात भी नहीं दी जा रही हैं। यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत से गैर इंसानी सलूक बंद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 जून को तुर्की का दौरा करेंगे। ये दौरा दोनों ममालिक के तारीखी बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शाही खानदान की दावत पर शहजादे की शादी में शिरकत के लिए उर्दन के दौरे पर हैं। मुआविन ख़ुसूसी फ़हद हारून ने कहा है कि जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए तालीमी निज़ाम को भी डिजिटल करना होगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। डिजिटल तालीमी निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए तमाम फरीक़ों को मिलकर काम करना होगा। फ़हद हारून ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कोरोना के वक्त तालीमी निज़ाम को जिस अंदाज से जारी रखा वो काबिल तारीफ है। वज़ीर मेहनत और इफ़राद क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने कहा कि सूबाई हुकूमत तालीम के फ़रोग़ में तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार ला रही है। उनका कहना था कि हम महदूद वसाइल के बावजूद बच्चों की बेहतर तालीम के लिए कोशां हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने लाहौर में मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद कुरेचा, सरदार शमशेर मजारी, सैयद कायम अली शमसी, सरदार अल्लाह बख्श लगारी, पीर जाफर मुजम्मिल शाह, मियाँ अलमदार कुरैशी, अब्दुल गफूर अराई, यासिर अता कुरैशी और दीगर रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अवाम के जमहूरी, सियासी और माशी हुकूक के लिए जद्दोजहद की है और ये सफ़र जारी रहेगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। बदकिस्मती से कुछ लोग मुल्क की सालमियत को अपनी ज़ाती जिद और अना की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। लाहौर में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाक फौज उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों का मरकज है। हम मुल्क के इदारों को कमजोर करने और इंतशार पैदा करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके 2 साली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दक़ा खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। इलाके में दहशतगर्दों की तलाशी के लिए ऑपरेशन जारी है। मुकामी आबादी ने दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा और पाक फौज के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की तरफ से इंसदादे पोलियो टीम पर हमला नाकाम बना दिया। इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में जिला मर्दान के रिहायशी 25 साल सिपाही साकिब रहमान ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की शहादतें हमारे इस अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। नाज़रीन, अब बात करें कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में छापे और पकड़ धकड़ की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज और बदनामी ज़माना तहक़ीक़ाती इदारों की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। NIA ने बदगाम, श्रीनगर, इस्लामाबाद, रजौरी, पूंछ और कुश्तवाड़ा के अजला में मुतादिद मकामात पर छापे मारे। भारतीय फौजियों ने जिला पूंछ के इलाके करमारा में महासिर और पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान फायरिंग से एक शहरी मोहम्मद फारूक को जख्मी कर दिया और उसके 2
2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। सियासी माहिरीन और तज्जियाकारों ने कहा है कि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर और शोरिश ज़दा भारतीय रियासत मणिपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हिंदुत्व बालादस्ती एजेंडे पर अमल पैरा है। बीजेपी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से भारत को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रही है। इस मकसद के लिए खुसूसन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों और मणिपुर में ईसाइयों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे उर्दन के वली अहद शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला अल सानी सऊदी अरब की एक खातून आर्किटेक्ट रजवा अल सैफ से आज रिश्ता इज़्दवाज में बंध रहे हैं। उर्दन के शाही महल में अंजाम पाने वाली शादी की इस तकरीब के खास मेहमानों में इलाकाई शाही हुक्मरान, अमरीकी खातून अव्वल और नीदरलैंड्स के बादशाह शामिल हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला के सबसे बड़े बेटे की शादी की तकरीब से कबल ही आतिशबाजी, कॉन्सर्ट्स और सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। रजवा अल सैफ की मेहंदी की तकरीब की तस्वीर गुज़श्ता हफ्ते इंटरनेट पर छाई रही। कबायली अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली रजवा अल सैफ एक अमरीकी तालीम याफ्ता आर्किटेक्ट हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में 1980 में जो दलितों के साथ हुआ था आज मुसलमानों के साथ हो रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की भारतीय हुकूमत लोगों को धमकियां दे रही है और मुल्क की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में गरीब और अक़लियती बरादरियां खुद को बेबस महसूस कर रही हैं। उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो भारत को चलाने वाले गिरोह को ये बीमारी लाहक है कि खुद को अक्ले कुल समझते हैं। दूसरी जानिब कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी ने रवा माह तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ खुफिया मुज़ाकरात किए हैं। खबरें रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक 12 मई को कंधार में होने वाली खुफिया मुलाकात में अफगान हुकूमत और आलमी बरादरी के दरमियान तनाव कम करने से मुतालिक बातचीत की गई। कतरी वज़ीर आज़म ने लड़कियों की तालीम और ख़वातीन की मुलाज़मत से पाबंदी हटाने पर जोर दिया। ज़राए ने बताया है कि अमरीकी इंतज़ामिया को भी मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया गया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुलाकात से मुतालिक तबसरा करने से माज़रत की है। तालिबान के सुप्रीम लीडर की किसी भी आलमी रहनुमा से ये पहली मुलाकात है। नाज़रीन, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में जबरदस्त कमी देखने में आई है। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए 50 पैसे कम हो गया है। डॉलर 308 रुपए से कम होकर 296 रुपए और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में जबरदस्त कमी देखने में आ रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए और 50 पैसे कम हो गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए जफर पराचा साहब एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपका? सर बहुत शुक्रिया। पराचा साहब, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में जबरदस्त कमी देखने में आ रही है और ये एक अच्छी खबर है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पेशरफ्त को और कितना खुशाइंद है ये, और इसकी वजूहात भी बताएगा कि कारोबारी बरादरी को इसके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा ये सब कुछ? देखिए जनाब, ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। खासकर आप सिर्फ कारोबारी बिरादरी को नहीं देखना, हमने सबसे पहले अपने मुल्क को देखना है। तो हमारे मुल्क के लिए और इसकी इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद है। और क्योंकि IMF की शर्त थी, कल एक नई आई थी परसों, कि आपका ओपन मार्केट और इंटर बैंक मार्केट का रेट का गैप खत्म होना चाहिए। नहीं तो वो उनका कहना यह है कि हम ये एज्यूम करेंगे कि जो ओपन मार्केट का रेट है वही आपका इंटर बैंक मार्केट होना चाहिए। तो जो कल स्टेट बैंक ने जो ये कदम उठाया है कि जो एक्सचेंज कंपनीज से ये बिजनेस लेके इंटर बैंक को दे दिया गया है, तो इससे एक ये बहुत खुश आइंदा बात रही है। और जो डिफरेंस जो 25 रुपए तक चला गया था इन बिटवीन इंटर बैंक एंड ओपन मार्केट, तो वो अब लगता है कि फर्क आके 3 से 4 रुपए रह जाएगा। और आज जैसे कि 11.5 रुपए कम हुए हैं और लगता है इस आखिरी दिन तक मजीद कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ये ओवरऑल इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। खासतौर पे जो हाजी हजरात हैं वो जा रहे हैं, उनको रियाल सस्ता मिलेगा, कारोबारी लोगों को इसका फायदा होगा, मईशत का पहिया चलेगा। और जो हमारे डेट्स हैं पाकिस्तान के, जो बहुत 1 रुपया अगर डॉलर बढ़ता है तो तकरीबन 3.5-4 हज़ार बिलियन रुपीस का फर्क आता है, उसके ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और IMF के एक बड़ी शर्त है वो पूरी हो जाएगी और हमारे रुपए के ऊपर दबाव कम होगा और हमको जो IMF के साथ हमारी जो हमें किस्त मिलनी है वो उसके अंदर मिलने में आसानी पैदा हो जाएगी।
हाँ, हमको ये जरूर देखना होगा कि जो हमारी जो फालतू करेंसी है जो हम नहीं खरीद पाएंगे वो कहीं ग्रे मार्केट की तरफ ना चली जाए, क्योंकि स्टेट बैंक तो मैंने देखा है ओवरऑल विजिलेंट रहता है, बाकी हुकूमती इदारे इतने विजिलेंट नहीं रहते। तो उनको भी चाहिए कि वो एक्टिव हो जाएं और स्टेट बैंक के साथ एक पेज पे आके जो हमारी माशी तरक्की है उसको हम बेहतर बना सके, और जो हमारी रेटिंग है वो भी इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगी, और जो हमारे पे फटैफ जो हम अंडर ऑब्जर्वेशन है उनको भी आसान होगा समझाना कि हमारे यहाँ 2-3 मार्केट्स नहीं है, एक ही मार्केट है। तो ओवरऑल इसका फायदा रहेगा और जो महंगाई में भी कमी आएगी इंशाल्लाह, और इसके साथ साथ जो आम आदमी है उसका बोझ भी कम होगा। सही। प्राचा साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से तमाम तर टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए कि जिस तरह से डेट पर इसका असर पड़ेगा, साथ में कारोबारी बिरादरी के हवाले से भी कहा, IMF की शराइत के हवाले से आपने बात की, लेकिन एक आम आदमी जो इस वक्त हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, उसको किस तरह से हम समझा सकते हैं कि अगर डॉलर की कदर में कमी आती है और इस हद तक कमी आती है तो उसको कितना फायदा होता है इससे? एक आम आदमी की जरूरियात, जो उसकी जरूरियात की चीजें होती है, उसमें भी उसको कुछ कमी देखने में मिलेगी? देखिए जनाब, बात यह है इससे एक वाज़ेह कमी आनी चाहिए आम आदमी की जरूरियात में, क्योंकि डॉलर कम होने से सबसे पहले तो आपका पेट्रोल के कीमत के ऊपर आता है। डॉलर से ही हर चीज महंगी होती है और डॉलर से हर चीज सस्ती होती है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो महंगाई एक दफा हो जाती है तो लोग जब उनको रिलीफ मिलता है, उनकी कॉस्ट कम होती है तो वो आगे पास ऑन नहीं करते। तो ये जो हमारे रेगुलेटरी इदारे हैं उनका काम है कि उसको, जैसे कि बसों के किराए हैं, मेन चीज तो देखिए ना, जो हमारी इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर सारा डिपेंड है। आम आदमी हो, एग्रीकल्चर हो, ग्रोअर हो, अगर उसकी जो वहाँ पे सब्जी है, अगर वो वहाँ 50 रुपए किलो है खेत पे और यहाँ आके वो 200 रुपए किलो हो जाती है शहरों में, तो वो जो मेन कॉस्ट है इस वक्त वो ट्रांसपोर्टेशन की है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कम कराना उनको उस रेगुलेटर का काम है, या दूध दही के या सब्जियों के नर्ख हैं वो काम कराना। लेकिन नॉर्मली देखा ये जाता है कि लोग कीमत बढ़ाने के बाद कम नहीं करते। जैसे कि अभी हमने देखा कि वजीर खजाना साहब ने कल परसों ऐलान किया, कल दोबारा किया, तकरीबन 20 से 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल डीजल के कम हो गए हैं, लेकिन किसी भी ट्रांसपोर्टर ने या कहीं भी किसी दूध वाले ने या किसी ने कोई ऐलान नहीं किया रेट कम करने का। तो ये एक अलमिया हमारी कौम का कि उनको चाहिए कि अगर हुकूमत उनको को रिलीफ दे रही है तो वो रिलीफ आगे पास ऑन करे। तो आम आदमी वाकई बहुत परेशान है और इस वक्त उसका सांस और जिस्म का रिश्ता महाल हुआ है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का इतना कसूर नहीं है जितना हम लोगों का कसूर है कि हम एक दूसरे को मैक्सिमम जो उससे पैसे हासिल कर सकते हैं। महंगाई, मसनूई महंगाई का भी इसके अंदर बड़ा अमल दखल है। तो हम लोगों को चाहिए इस वक्त मुल्क के लिए सोचे। अगर मुल्क है तो हम हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो हमने तजवीज़ दी क्रेडिट कार्ड पे आप हमारा बिजनेस लेके बैंक्स को दे दें, तो हमने इस वक्त मुल्क का सोचा, अपना नहीं सोचा, क्योंकि ये एकदम से रेट कम होने से एक्सचेंज कंपनीज को कई 100 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है। लेकिन ये मुल्क रहेगा तो इंशाल्लाह हम कमा भी लेंगे, और अगर नहीं भी कमाएंगे तो हमारी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मैं तो इस वक्त ये कहता हूँ कि माई DNA इज पाकिस्तान। तो ये अगर हम सोचे कि भाई मेरा DNA पाकिस्तान है तब तो बात चल सकती है, नहीं तो जिस तरह और ममालिक हैं, जैसे हमने पिछले दिनों देखा 9 मई का वाकया, फौज को कमजोर करने का जो दुश्मन मुल्क की साजिश के तहत हुआ और उनके आलाकार बन के लोगों ने काम किया। अगर आप अपने मुल्क की फौज को कमजोर करेंगे तो आपके सामने वाज़ेह मिसालें हैं इराक की, शाम की, लीबिया की, सूडान की, यमन की। तो मुझे नहीं पता कि उन लोगों का क्या एजेंडा है। तो ये वो सारे काम हैं जो नहीं होने चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का सोचना चाहिए, सियासत से हट के और अपने ज़ाती मफादात से हट के। ये मुल्क है तो हमें, और इस मुल्क की वजह से तमाम अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हैं। तो हमको चाहिए अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस वक्त आपस में एक दूसरे का ख्याल करें, हुकूमत का साथ दें और हुकूमत के हाथ को इकदाम की वजह से डॉलर की कदर में कमी होगी और डॉलर की कीमतों में कमी की वजह से अशिया ज़रूरिया में भी कमी होगी। माहिर माशियात ज़फ़र पराचा साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन इस हवाले से ब्रीफ कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खबरनामे में आगे बढ़ते हुए आलमी मंजरनामे से ही सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। यूक्रेन की दारकूमत कीव पर रूस के मिसाइल हमलों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने रात के दारुल हुकूमत कीव के 2 इलाकों को निशाना बनाया।
कीव के मेयर ने बताया है कि इन हमलों में एक क्लिनिक को भी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में रेस्क्यू टीमों को इमारतों के रहायशियों की मदद करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब अल जजीरा टीवी के मुताबिक मशरकी यूक्रेन के शहर बाखमूत में 10 माह से जारी शदीद तरीन लड़ाई रुक गई है। बाखमूत के मेयर ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाखमूत में बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। शहर में खंडरात और राख के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ाई में 200 से जायद आन शहरी हलाक जबकि 500 से जायद जख्मी हुए हैं। अमरीका को दिवालिया होने से बचाने के लिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कर्ज की हद में इजाफे का बिल दोनों सियासी जमातों के ताउन से मंजूर कर लिया गया है। 314 खरब डॉलर के अमरीकी कर्ज की हद में इजाफे के दो तरफा मुआहदे के हक में 314 वोट दिए गए जबकि मुखालफत में 117 वोट आए। अब यह बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल की ऐवान से मंजूरी के बाद ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी ने कहा है कि मालियाती एक्ट पास करना और अमरीका को दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए एक अहम कदम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग से मुतालबा किया है कि वो हवाबाजी के एक वाक़े के बाद मज़ीद राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ करे। उन्होंने इस वाक़े में एक चीनी पायलट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था। ताहम चीन की हुकूमत ने अमरीकी जासूस तैयारी की बहिरा जनूबी चीन के ऊपर से परवाज को इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है। इससे पहले बैरुल काहिर की फ़िज़ाओं में चीन और अमरीका के फ़ौजी तैयारे आमने सामने आ गए थे। अमरीकी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि चीन के एक J-16 लड़ाका तैयारे ने अमरीकी फ़िज़ाई के RC-135 तैयारे को रोकने के लिए जारहाना हरबे आजमाए। नाज़रीन, खाना जंगी से मुतासरा सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में गुज़श्ता 6 हफ्ते के दौरान एक यतीम खाने में 60 बच्चे हलाक हो गए। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सिर्फ 2 रोज़ के दौरान यतीम खाने के 24 बच्चे जिंदगी की बारिश से हार गए। ज़्यादातर हलाकतें ग़िज़ाई क़िल्लत और बुखार की वजह से हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग के बाद खर्तूम के यतीम खानों में काम करने वाला अमला घर पर रहने या फिर नकल मकानी पर मजबूर हो गया, जिसकी वजह से हालात मजीद संगीन हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सूडान में 1 करोड़ 36 लाख बच्चों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। और अब कुछ कौमी खबरें शामिल करते हुए अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मस्तोंग में कौमी शाहरा पर जंगल क्रॉस के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 7 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा कोयटा से खुसार जाने वाली मुसाफिर वैगन और मस्तौंग से कोयटा जाने वाली बस के दरमियान पेश आया। तमाम जख्मियों और लाशों को शहीद नवाब गौस बख्श रईसानी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोट अद्दू के नवाही इलाके दारा दीन पनाह में एक घर में धमाके से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी और मरने वालों को THQ अस्पताल कोट अद्दू मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक धमाका घर में बनाई हुई कबाड़ी की दुकान में मौजूद सिलेंडर में हुआ। धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि घर तबाह हो गया। DSP कोट अद्दू ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने धमाके के नतीजे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए IG से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। नाज़रीन, कौमी इदारे सेहत की तरफ से जारी आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2036 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 0.25% रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में काज़िकिस्तान के सफ़ीर यरजहान कस्ताफन ने बहावलपुर का एक रोज़ा दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत के अलावा तारीखी नूर महल भी देखा। मज़ीद तफसील भावलपुर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मुख्तार की इस रिपोर्ट में। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर यरजहान कस्ताफिन को एक ब्रीफिंग के दौरान बहावलपुर की तारीख, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताउन के मुमकिन मौक़े में खित्ते के किरदार के बारे में बताया गया। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने तारीखी नूर महल भी देखा, जहां उन्हें साबिक रियासत बहावलपुर की तारीख और नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की खिदमात के बारे में बताया गया। उन्होंने नूर महल के मुख्तलिफ हिस्से देखे और वहाँ रखी नादिर और नायाब अशिया में गहरी दिलचस्पी ली। This is my very first visit to Bahawalpur city. It's a beautiful place to visit, and this year we discuss cooperation between our countries in tourism, and I see how many beautiful places you have in your beautiful country, and this year we are going to launch direct flights, and I'm pretty sure that for our people, for people from Kazakhstan and not only, it will be extremely interesting to visit such places, to learn more about history, about culture of your beautiful country, and to understand how many commonalities we have. बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब करते हुए कजाकिस्तान के सफीर का कहना था कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे
से फायदा उठाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए जल्द ही दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि काज़ाकिस्तान हाउस लाहौर में कायम कर दिया गया है, जिससे जनूबी पंजाब के ताजिरों को सहूलत फराहम होगी। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। पाक वतन में किसानों से गंदम की खरीदारी के लिए पास्को के 20 परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं। इन सेंटर्स पर किसानों को गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि मुकर्ररा हदफ को पूरा करने के लिए अब तक तकरीबन 6 लाख बोरी गंदम खरीदी जा चुकी है। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोहम्मद अली क़ायद ने गिलगित में डायरेक्टोरेट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत IT के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है और इज़ला की सतह पर महकमे के क़याम के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी IT ज़मीर अब्बास और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि शोबे की जानिब तवज्जो देकर इलाके से बेरोजगारी में कमी लाई जा सकती है। तकरीब के इख्तिताम पर IT के मुख्तसर कोर्सेस मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। वज़ारत मज़हबी उमूर ने ख़वातीन हुज्जाज की सहूलत के लिए मुतादिद इक़दामात किए हैं। रवां साल सरकारी हज स्कीम के तहत पाकिस्तान भर से 33,774 ख़वातीन हज का फरीज़ा अदा करेंगी। ख़वातीन इंतज़ाम से किस हद तक मुतमईन हैं, बता रहे हैं मक्का मुकरमा से राना फ़हीम असलम। सरकारी हज स्कीम के तहत सरजमीन हिजाज पर आई पाकिस्तानी खवातीन वजारत मजहबी अमूर की जानिब से किए गए इंतजाम से बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल समझा आपने कि आपने अपने घर हमें बुलाया। बहुत अच्छा महसूस हुआ हमें। सारे इंतजाम तो अल्हम्दुलिल्लाह सही थे, अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें सेट है। यहाँ पे भी रात को हम उम्रा करके आए तो सर्विस वगैरह सब अच्छी है, बस वगैरह की सब कुछ अच्छा रहा। मदीने में भी अच्छा रहा, मक्के में भी अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है, देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खवातीन ने सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी हज मिशन की तरफ से मेहमान नवाजी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। हर चीज़ की सहूलत थी, खाना भी अच्छा था, हमारी ज़ियारत भी बिल्कुल पास थी। हम पैदल जाते, पैदल अकेले आते थे, अकेले जाते थे। हमारा पाकिस्तान का सिस्टम बहुत अच्छा था। कोई भी नहीं हुई थी। मदीना की याद आएगी? बहुत आएगी, बहुत मज़ा आता वहाँ पे भी, बहुत अच्छा था सबको। नहीं कोई तकलीफ नहीं है। मोमिन खवातीन का कहना था कि वो आज़मीन हज में मौजूद खवातीन की हर तरह से रहनुमाई कर रही हैं। एज मोविन कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो भी मसाइल हैं उनको हल करें और उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए ड्यूरिंग देयर उम्रा एंड हज डेज। उसमें हम उनकी अकोमोडेशन, उनकी ट्रांसपोर्ट और उनके मूवमेंट फ्राम मदीना एंड मक्का एंड टू एंड फ्रो को देख रहे हैं। अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में वजारत मजहबी उमूर का अमला पेश है और हर तरह से आज़मीन की खिदमत को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान से आई हुई खवातीन मक्का में आकर बहुत खुश हैं और वजारत मजहबी उमूर की जानिब से किए गए इंतजामात से मुतमईन है। राना फ़हीम असलम, PTV न्यूज़, मक्का। नाज़रीन, तवील कामत शख्स हक नवाज ने मंडी बहाउद्दीन में एक स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। हक नवाज को स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से तहाइफ भी पेश किए गए। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि हक नवाज जैसे लोग मुल्क और कौम का कीमती असासा हैं, इनकी हर मुमकिन हौसला अफजाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान के दराज कामत शख्स हक नवाज का कद 8 फुट 2 इंच है और इन्हें पाकिस्तान का सबसे लंबा शख्स होने का एजाज हासिल है।